हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अभी लास्ट चैप्टर में हमने सब इमेजिनरी लाइंस, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव करती है। अब जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर मूव करती रहती है तो इस प्रोसेस को हम रोटेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अर्थ सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है और अपना राउंड कंप्लीट करती है, तो इस मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। The axis of Earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. अब जो कि एक्सिस ऑफ अर्थ है, जो हमने मान रखा है, एक इमेजिनरी लाइन है, वो एक्चुअल में कोई ऐसी लाइन नहीं है। उसके ऊपर एंगल फॉर्म होता है 66.5 डिग्री का अपने ऑर्बिटल प्लेन पे। अब ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो ऑर्बिट पर जो भी प्लेन फॉर्म होता है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन के नाम से जानते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। अब हमें ये पता है कि अर्थ को जितनी भी लाइट मिलती है, जो भी हीट मिलती है, वो सन से मिलती है, पर अर्थ की शेप जो है स्फेरिकल होती है, तो केवल हाफ ऑफ द अर्थ एक टाइम पर सन की लाइट को फेस करता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे while द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। अब क्या होता है कि जो हाफ ऑफ द अर्थ सन की तरफ होता है वहाँ पर डे होता है, और जो उसका बैक पोर्शन होता है अर्थ का, वहाँ पर जहाँ पे सन की रेज नहीं जा रही होती हैं, लाइट नहीं जा रही होती, तो वहाँ पर नाइट होती है। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और जो डे और नाइट की वजह से ग्लोब को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट coincide with the axis as you see in the figure 3.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. अब अर्थ एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स का टाइम लेती है। The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. अब अर्थ जो एक रोटेशन लेती है वो उसको कंप्लीट करने में उसको 24 आवर्स का टाइम लगता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ नोन एज द अर्थ डे, और इस टाइम को हम अर्थ डे के नाम से जानते हैं। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का डेली का मूवमेंट है। What would happen if the earth did not rotate? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. अब क्या इस बात को हम सोचते हैं कि अगर अर्थ रोटेट ही नहीं होगी, एक जगह पर फिक्स्ड रहेगी, तो क्या होगा? उससे ये होगा कि जो अर्थ का साइड सन को फेस करेगा वहाँ पर हमेशा डे ही रहेगा, नाइट वहाँ पे होने की नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर उस एरिया में केवल गर्मी बनी रहेगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस
एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जो बैक साइड वाला पोर्शन है, अदर हाफ ऑफ द अर्थ है, जहाँ पर सनरेज नहीं पहुँचती हैं एट अ टाइम, तो वहाँ पर हर समय डार्कनेस ही रहेगी और वहाँ पे गर्मी का मौसम होने का ही नहीं है, केवल वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट या कोल्ड टाइम रहेगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और दोनों ही कंडीशन में अर्थ पे रहना पॉसिबल नहीं होगा। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अभी तो हमने बात करी रोटेशन की, जिसमें अर्थ अपनी ही एक्सिस पर मूव करती रहती है। अब सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ होता है रेवोल्यूशन। इट टेक्स 365 1/4 डे और 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, जिसको कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज का टाइम लगता है, या हम कह सकते हैं कि पूरा 1 ईयर लगता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब ये एक्चुअल टाइम होता है 365 1/4 डेज, पर यहाँ पे हम जो 6 आवर्स का टाइम होता है या 1/4 पार्ट ऑफ अ डे जो होता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। 6 hours saves every year are added to make 1 day over a span of 4 years। और जो ये 6 hours का टाइम होता है, इसको हर 4 साल के बाद एक दिन के रूप में ऐड कर दिया जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी। और इस 1 एक्स्ट्रा डे को हम फेब्रवरी के मंथ में ऐड करते हैं। Thus, every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days। इसीलिए हर फोर्थ ईयर में फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं, जबकि बाकी 3 ईयर्स में फेब्रवरी में ओनली 28 डेज होते हैं। Such a year with 366 days is called a leap year। और उस ईयर को, जिस ईयर में फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं और टोटल 366 डेज इन अ ईयर होते हैं, उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in a elliptical orbit. Notice that throughout its orbit, the Earth is inclined in the same direction। अब अर्थ जो है सन के चारों तरफ इपिथिकल ऑर्बिट में ही राउंड लेता है और एक ही डायरेक्शन में अर्थ अपना राउंड कंप्लीट करती है। A year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn seasons. Season change due to the change in the position of the earth around the sun। अब एक ईयर में समर्स भी आते हैं, विंटर्स भी आते हैं, स्प्रिंग, ऑटम, सारे अलग अलग सीजन्स आते हैं। अब ये सीजन्स में चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि जैसे जैसे अर्थ सन के चारों तरफ मूवमेंट करती है, उसी के बेसिस पर ये सीजन में चेंजेस आते हैं। Look at the figure 3.3। You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun। अब ये फिगर 3.3 में 21 जून को अर्थ थोड़ी सी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ टिल्ट हो जाती है। टिल्ट मतलब झुक जाती है। The rays of the sun falls directly on the Tropic of Cancer। As a result, these area receive more heat। और उसकी वजह से क्या होता है, जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरती हैं, जिसकी वजह से इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। और उसी टाइम पर जो सन रेज होती हैं वो पोल्स की तरफ स्लांटिंग मोड में जाती हैं, इसी वजह से पोल्स पर जो है कम हीट होती है।
The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. और आर्टिक सर्कल के ऊपर 6 मंथ्स तक डे फील की जाती है. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलती है इस टाइम पर, तो उस रीजन में या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर पर समर सीजन होता है. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. और ऐसी जगहों पर 21st जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है. At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. जबकि सेम टाइम पर सदर्न हेमिस्फेयर में सारी कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं. जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पर समर है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है. और जैसे यहाँ पर नाइट्स शॉर्ट होती हैं, डे लॉन्ग होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर, और उसी टाइम पर सदर्न हेमिस्फेयर में नाइट्स लॉन्ग होती है और डे उनके शॉर्ट होते हैं. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर solstice. On 22nd December, the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as a south pole tilt towards it. अब जब 22nd, अभी हमने बात करी 21st जून की, अब हम बात करें 22nd दिसंबर की. तो उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पर सन रेज सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, क्योंकि साउथ पोल उस समय टिल्ट हो जाता है. As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, a larger portion of the southern hemisphere get light. और जिसकी वजह से सन रेज जो हैं ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पर डायरेक्ट पड़ती हैं, जिससे कि सदर्न हेमिस्फेयर का जो वो एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट पहुँचती है सन की. देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. इसीलिए इस टाइम पर समर्स होती हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, जहाँ पर डे लॉन्ग होते हैं और नाइट्स उनकी शॉर्ट होती हैं. द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. और इसी टाइम पर जैसे सदर्न हेमिस्फेयर में इस समय समर्स आ गई हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर विंटर स्टार्ट हो जाती है. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर solstice. डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. अब 21st मार्च और 23rd ऑफ सितंबर को इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सनरेज गिरती हैं. All this position neither of the pole is tilted towards the sun, so the whole earth experience equal day and equal night. This is called an equinox. अब 21st मार्च और 23rd सितंबर को जो कोई सा भी पोल जो है सन की तरफ टिल्ट नहीं होता, इसीलिए पूरे अर्थ के ऊपर इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, जिसको हम इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं. On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite is the case on 21st March, when it is spring in northern hemisphere and autumn in southern hemisphere. So जब 23rd सितंबर होते हैं तो ऑटम का सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और स्प्रिंग का सीज़न होता है सदर्न हेमिस्फेयर में. और जबकि 21st मार्च को इसका ऑपोजिट हो जाता है. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीज़न आ जाता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीज़न आ जाता है. Thus you find that there are days and night and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. So इस चैप्टर को रीड करके हमने ये जाना कि क्यों अलग अलग जगह पर डेज और नाइट में चेंजेस होते हैं, क्यों सीजन्स का चेंजेस होता है. ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से ये सब कॉजेस होते हैं. आई होप
मैंने जो आपको ये चैप्टर समझाया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।